तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फाउंडेशन कोर्स ऑफ ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी पहली डिस्कशन पहले टॉपिक की, जो कि रिलेटेड होने वाली है एमपीजीके से। और ये हमारी एमपीपीएससी सीरीज का पार्ट होगा, अपार्ट फ्रॉम जो हमारी यूपीएससी की सीरीज चल रही है। ऐसे ही हम लोग यूपीपीएससी की सीरीज भी चलाएंगे, जिसमें हम थोड़ा बहुत देखेंगे। लेकिन कल के ट्रेंड को देखते हुए सिमिलर सी वही वाली बात है, यूपीजीके से ज़्यादा क्वेश्चन निकलते नहीं है, ठीक है। लेकिन एमपी हमारा कोर फोकस रहेगा, क्योंकि ये इजी एग्जाम है, इसको निकालना काफ़ी ज़्यादा ठीक रहता है, ठीक है। और यूपीएससी का अगर आप इसका एक मैं ट्रेंड बता देता हूँ, वैसे आपको करना क्या, आपने अगर एमपीपीएससी निकालना है तो इसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले तो जितना स्टैटिक पार्ट है ना अपना, वो स्ट्रॉन्ग रखना यूपीएससी की नॉलेज से। यूपीएससी की नॉलेज से स्टैटिक पार्ट अपना स्ट्रॉन्ग रखना। स्टैटिक पार्ट के अलावा बस एडिशनल मेहनत यहाँ पर ये करना कि जैसे एनसीईआरटी और लक्ष्मीकांत वगैरह जो पढ़ते हो, वहाँ पर टेबल्स वगैरह जो दे रखी होती है लक्ष्मीकांत वगैरह में, एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, तो कई लोग बोलते हैं उसका आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है। आर्टिकल जैसे 16 क्लॉज 1, 16 क्लॉज 2, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन यहाँ पर एमपीपीएससी के लिहाज से ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। और अल्टीमेटली मैंने तुम्हें ये बताया था कि फैक्ट्स को अपने स्ट्रॉन्ग रखना, ताकि जब केक प्रिपेयर कर लो तो उसके ऊपर आइसिंग करना आसान हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर अपनी स्टैटिक सब्जेक्ट की फैक्चुअल नॉलेज को अच्छा रख लेना। एनालिसिस वाला पार्ट यूपीएससी का तो मेंटेन रखना ही रखना है, वो तो दिमाग के अंदर जाती रहेगा। एज वेल एज यहाँ पर एमपीजीके के ऊपर ध्यान देना, जो कि हम इस बुक से कवर करेंगे। दिस बुक इज मोर देन एनफ। जितने क्वेश्चन फंस पाएंगे इससे फंस जाएंगे। जो हर एक आयोग की एक आदत रहती है कि स्टेट जीके बेस से कुछ ऐसी चीजें पूछना जो कि किसी स्टूडेंट से ना बन पाए, वो हम छोड़ देंगे। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए कोई अच्छी बुक आती नहीं थी। इसी बुक का जो थर्ड एडिशन था, जब मैं प्रिपेयर करता था, थर्ड एडिशन तक से मैंने प्रिपेयर करा है काफ़ी बार, तो उसमें से भी बहुत सारी चीज़ें नहीं कवर होती थी। लेकिन इससे आपकी हो जाएगी फोर्थ एडिशन, मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छे से लिखा गया है, ठीक है। और जो आपकी यूपीएससी की जो बुक्स होती है, स्नेहल त्रिपाठी और सुराली बंसल, इसके अलावा जो पवन चौधरी, इन्होंने ये मिलकर लिखी है बुक, ठीक है। यहाँ पर करंट अफेयर की जहाँ तक बात है एमपी में, तो यहाँ पर आपकी करंट अफेयर यूपीएससी वाले लिहाज से जो हम करेंगे वो तो काम आ ही जाएंगे। मेंस में तो डेफिनेटली काम आ जाएंगे। प्रीलिम्स में भी आप ऐसा मान लो कि 65% आपकी हेल्प हो जाएगी। जो स्टेट के जो इसके करंट अफेयर होते हैं, मैं एमपी स्पेसिफिक करंट अफेयर की बात नहीं कर रहा हूँ, स्टेट लेवल की जो करंट अफेयर आते हैं, मतलब जो जैसे अवार्ड, मिस इंडिया कौन बना, मिस यूनिवर्स कौन बनी, या फिर ये बुक किसने लिखी थी, इस बुक के ऊपर अवार्ड किसको दिया गया, गोल्फ का चैंपियन कौन रहा 2022 का, जो भी टूर्नामेंट्स होते हैं, मतलब तो उसके लिए हर एग्जाम के 2 महीने पहले, लेकिन अभी मैं यहाँ पर मैं बात सिर्फ एमपीपीएससी की कर रहा हूँ, घटना चक्र की एक करंट अफेयर की वो आती है, कुंजिका आती है, जिसके अंदर जैसे पीटी 365 होती है ना, तो 365 डेज के करंट अफेयर्स होते हैं। बस इससे हमारा काम चल जाएगा, क्योंकि स्टेट पीएससी में, एमपीपीएससी में जो करंट अफेयर का लेवल होता है वो बहुत गिरा हुआ लेवल होता है। और अच्छी बात ये होती है, बहुत ज्यादा फैक्ट में फंसाता नहीं है वो हमें, वो फैक्ट आराम से एलिमिनेट करके आंसर निकल सकता है वो हमारा, ठीक है। आप आराम से अगर एलिमिनेट कर दो तो आपका आंसर निकल आएगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर इसलिए इतना एग्जाम का पैटर्न इजी रखा जाता है, क्योंकि यहाँ पर प्रीलिम्स के अंदर किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। यहाँ पर प्रीलिम्स के अंदर किसी भी तरीके की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है आपको। इसका मतलब यहाँ पर एमपी के अंदर 100 में से 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने होते हैं। और मेंस जो यहाँ पर होते हैं वो बड़े बड़े मार्क्स के नहीं होते, 3 नंबर 5 नंबर ऐसे इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। राइट अ नोट ऑन करके क्वेश्चन आता है, तो हमें वो नोट लिखना पड़ता है, उसके 11-12 वो पार्ट होते हैं। तो बस यहाँ पर आपकी एनसीईआरटीज की, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ कि एनसीईआरटीज की नॉलेज आपकी काम आ जाएगी। एमपी में आपको मेंस में मैं काफ़ी अच्छे नंबर दिलवा दूंगा जब आपका प्रीलिम्स क्लियर होगा। कैसे, मतलब मैं क्या दिलवा दूंगा, मतलब हमारे कोर्स के थ्रू इसका हो जाएगा आपका। तमिलनाडु की एनसीईआरटीज की नॉलेज यहाँ पर आपकी काफ़ी ज़्यादा मार्क्स बढ़वा देंगी, जो कि एमपी के बच्चों को नहीं पता होती है। वो नॉलेज उतना आंसर नहीं लिख पाओगे। और जैसे जैसे आप में से कोई हिंदी वाला है ना, और वो इंग्लिश में आंसर लिखने की सोच रहा है, या फिर इंग्लिश का कंटेंट सुन के भी हिंदी में आंसर बनाने की सोच रहा है, जो मैं आजकल तुम लोगों को क्वेश्चन देते चल रहा हूँ ना, जैसे अंकिता ने आज सारे क्वेश्चन अटेंड करे हैं, वो वाले छोटे छोटे लेवल के जितने भी क्वेश्चन हैं उनके आंसर्स लिखे हैं उन्होंने नोट मेकिंग भी करी। ये प्रैक्टिस जब आप करते जा रहे हो ना, तो आप ऐसा समझो कि आप स्किल में माहिर होते जा रहे हो धीरे धीरे करके। हाँ तो ठीक है, अब तो नहीं गई ना लाइट, नहीं ठीक है। तो यहाँ पर ये वाली बात समझ में आ गई आप सबको कि आपकी अप्रोच क्या करनी है। तो एमपी का एग्जाम मतलब बहुत इजी एग्जाम है, ठीक है, इसको ये डुएबल है। और यहाँ पर आप कोशिश ये करना कि यूपीएससी के लिहाज से नॉलेज लेकर यहाँ पर स्ट्राइक करने की कोशिश करना, तो आपको आराम से एसडीएम और डीएसपी की पोस्ट यहाँ पर मिलना
या नायब तहसीलदार या जो भी होता है इनकम टैक्स वगैरह, लेकिन मेरा तो फोकस इन्हीं पे रहता है क्योंकि स्टेट लेवल पे ये एमपी में काफ़ी अच्छी जॉब है, तो क्लास 1 की जॉब है। इनको टारगेट आप आराम से करके ये कर सकते हो। जैसे यूपीएससी हमारा कोर टारगेट है, मैं कड़वी बात लेकिन एक चीज़ बोल देता हूँ कि यार अब उतना जज्बा यार हो किसी में ना हो, वो निकले एग्जाम ना निकले, प्रीलिम्स वाले दिन हमारा लक काम आए कि ना आए, चीज़ें फंस रही हैं कि नहीं फंस रही हैं, वो थोड़ा सा डाइसी हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है इस एग्जाम के अंदर, मैं यूपीपीएससी की बात भी नहीं करता, यूपीपीएससी तो भाई 100% भाई उसके लिए तो पता नहीं क्या करना पड़ता है, वो तो बहुत फैक्चुअल नॉलेज है, उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ पर लेकिन ये है एमपी का पोर्शन ऐसा होता है एमपीपीएससी का कि जितना हार्डवर्क करोगे, यहाँ पर वो चीज़ काम आ जाती है कि स्मार्ट वर्क ना करके जितना हार्डवर्क करोगे तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट काफ़ी उतना ही अच्छा मिलेगा। ठीक है, वो ये इतना अच्छा मिलेगा, ये यहाँ पर ये चीज़ काम कर जाती है। और ये वाली बुक मैं इसलिए एडिशनली पढ़ रहा हूँ ताकि आपकी एमपी जी के मतलब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो हम टॉर्टोइज रेस से चलेंगे, रोज एक एक डेढ़ पन्ने पढ़ते पढ़ते चलेंगे, बहुत लंबा लेक्चर को करेंगे भी नहीं, 8-7 मिनट 15 मिनट 10 मिनट कर लिया, मोर देन इनफ है। पूरे साल में ये 3-4 बार भी रिवाइज भी हो जाएगी। जब तक एमपी का 2022 का एग्जाम आ जाएगा साल का, वो भर देना। यूपीएससी का स्टैटिक तुम्हारा जो सब्जेक्ट्स की नॉलेज है वो तो काम आएगी। और एग्जाम से पहले एक हफ्ता लगता है उसको बैठने में। मतलब वो क्या होता है, वहाँ पर छोटे छोटे ऐसे बॉक्सेस होते हैं करंट अफेयर में, घटना चक्र का जो मैं बता रहा हूँ ना, कुल मिलाकर ऐसे 150 से 350 करंट अफेयर होते हैं। बस उनको हम लोग पढ़ जाएंगे, स्पोर्ट्स का सेक्शन अलग होता है, वो अलग होता है, बस उतने यहाँ पर फंस जाएंगे करंट अफेयर। स्टैटिक जी के हमारी यूपीएससी से कंटिन्यू रहेगी, एमपी जी के बस यहाँ से कंप्लीट। तो प्रिलिम्स यहाँ पर एक बार ही निकला, फिर इन सारी चीज़ों को साइड हटाकर यही बुक दोबारा रिवाइज कर लेंगे मेंस के लिए, और स्टैटिक पार्ट अगेन वो हमारी यूपीएससी का काम आ ही जाएगा। और हमारे पास तो यूपीएससी के एग्जाम्पल्स भी इतने अच्छे अच्छे रहेंगे भरने के लिए। इंटरव्यू में हो जाएगा, इंटरव्यू में जहाँ तक पहुँचोगे तो वहाँ पर अपने आप को प्रेजेंट तुम कर ही दोगे। जब तुम इंप्रेशन मारोगे कि हम आईएएस लेवल की तैयारी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो तो जब मेंस लेवल तक पहुँचोगे, इंटरव्यू में कम भी मार्क्स रह गए तो मेंस के अंदर तो आपको काफ़ी अच्छे नंबर मिल ही जाएंगे ना। अच्छा हाँ, इसका एक चीज़ और बता देता हूँ, इसका सीसेट ना आँख बंद करके निकाला जा सकता है। जो उसका सेकंड पेपर होता है ना, वो रीजनिंग मैथ्स और ये ब्लड रिलेशन की क्वेश्चन नहीं आते उसके अंदर। पता है कैसे क्वेश्चन आते हैं? इसके सीसेट में ना ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि सुरेश एक पर्सन है, उसने ना टीवी चोरी कर लिया है कहीं से, तो आप इसको क्या मानोगे? क्या उसकी नेसेसिटी है, ये अनएथिकल एक्ट है, ऐसी क्वालिटी आईएएस में नहीं होनी चाहिए? इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं सिचुएशंस वाले उसके सीसेट में। मतलब अगर उसमें अगर 100 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप आराम से आप ये मान लो कि आपके 90 ठीक हो जाते हैं उसके सीसेट में। इतना हाई लेवल जाता है ये। मेरे खुद 2019 वाले में, हाँ 2019 वाले में मेरे 196 मार्क्स थे सीसेट के पेपर में। कुछ भी पढ़ के नहीं गया था, कुछ भी, हालत खराब थी मेरी। 196 मार्क्स थे मेरे। ऐसे क्वेश्चन आते हैं सिचुएशन वाले, वो क्वेश्चंस देता है, थोड़े बहुत पजल वगैरह का देता है। जैसे वो एक पजल का ये बनाएगा कि यहाँ पर एक ट्रायंगल बना हुआ है, फिर यहाँ पर एक ट्रायंगल बना हुआ है, यहाँ पर एक ट्रायंगल बना हुआ है, कहेगा यहाँ पर क्या आएगा। इसका लेवल इजी होता है। तो यूपीएससी में भी इस तरह के आते हैं, लेकिन वहाँ पर डाइसी होता है थोड़ा सा करना, उसको 4 ऑप्शन जो दे रखे होते हैं, तो वहाँ पर वो शेप दे देता है कि ये वाली शेप आएगी, ये वाली शेप आएगी, ये वाली शेप आएगी, या ये वाली शेप आएगी, तो ऑप्शन 3 उसका आंसर। इस तरीके के क्वेश्चन रहते हैं वहाँ पे, इसलिए ईजी है ये वाला पेपर, इसलिए करवा रहा हूँ मैं। ठीक है, समझ गए ना? मतलब यहाँ पर घबराने वाली बात नहीं है। मतलब कुल मिलाकर हमारा जो कोर्स चल रहा है, तुम लोग बस मेहनत करने के लिए रेडी हो जाओ, इत्मीनान से, बस अपने ठंडे दिमाग से, अपनी एफर्मेशंस के थ्रू दिमाग में इतनी बात जरूर डालो, इस साल तुम्हारा कहीं ना कहीं सिलेक्शन तो हो ही जाएगा, पक्का हो जाएगा। जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ उसके बेस से बोल रहा हूँ, मैं जबान नहीं दे रहा हूँ इस चीज़ की कि मेरे कोर्स से सिलेक्शन हो जाएगा। मेरे कोर्स से जो मैं पढ़वा रहा हूँ, जितना तुम पढ़ के याद करके चले जाओ तो तुम्हारा सिलेक्शन 100% हो जाएगा। ये कह रहा हूँ मैं, मेरे शब्दों पर गौर करना। सिलेक्शन तो कोई किसी का बाप नहीं करवा सकता जितना, लेकिन कंटेंट प्रिपेयर करवा के भेज रहा हूँ। तो आप ये मान लो कि अगर ये जो मिनी आईएएस, मिनी आईपीएस, डीएसपी, एसडीएम बन जाओगे पक्का, ये नहीं रुकने वाला। और जैसा कि मैंने प्रॉमिस करा था कोर्स में सबको कि मैं ये चाहता हूँ, मैंने टेलीग्राम पे कई बार मैसेज डाला था, कई लोग ये कह रहे थे कि ये तो हवा की बातें होती हैं, ये होती हैं, तो भाई करते रहो तुम हवा की बातें। 90,000 टू 1,05,000 वाली जॉब में तुम्हें दिलवा दूंगा कोई ना कोई इस एग्जाम के थ्रू। ठीक है, अब जैसे ये 1,05,000 वाली किसकी मैं बात कर रहा हूँ, एपीएफसी, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, जो कि यूपीएससी का एग्जाम होता है। इसके अंदर सिर्फ प्रीलिम्स होता है और फिर 25% मार्क्स का इंटरव्यू होता है, 25% मार्क्स का। सिमिलर पैटर्न होता है इसका ईपीएफ होगा। यहाँ पर बस थोड़ी सी हमें अकाउंट्स जो होती है ना, वो 11th क्लास की एनसीईआरटी की जो बुक होती है अकाउंट्स की, उसमें से सिर्फ थ्योरी पार्ट पढ़ना होता है। और इसमें हिस्ट्री कैसी आती है, एंशिएंट नहीं आती, मेडिवल नहीं आती, मॉडर्न भी नहीं आती, इंडियन नेशनल मूवमेंट आता है सर। पॉलिटी में गिने चुने टॉपिक
प्रेसिडेंट, गवर्नर, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, बस ये इन्हीं से क्वेश्चंस निकलते हैं। इजी होता है, मतलब इंग्लिश होती है, मतलब कि मतलब आप इस वर्ड्स को क्या कहते हैं, वो सिनोनिम एंटोनियम जो होते हैं कि इसका सिमिलर मीनिंग क्या लग रहा है आपको, वो क्या लग रहा है, डूएबल होता है वाला एग्जाम। बस ये अकाउंट्स की थोड़ी बहुत एडिशनली यहाँ पर थ्योरी पढ़नी पड़ती है। करंट अफेयर सबके लिए हमारे घटना चक्र का जो कॉमन जो बुकलेट बता रहा हूँ वो सबके लिए सेम रहती है, क्योंकि वो यूपीएससी एग्जाम के अलावा जितने फैक्ट वाले जो करंट अफेयर होते हैं वो उसी बुक से हमारे कवर हो जाएंगे। एमपी में एग्जाम में दोस्तों एक बात एक अच्छी होती है, मैंने तुम्हें बताया था कि ऑप्शन नहीं होता इसके अंदर। जो एमपीपीएससी का ये वाला जो एग्जाम होता है, ये वाला जो, ठीक है, उसमें जो सिविल सर्विस होती है उसमें ऑप्शन नहीं होता आपका, ठीक है। फायदा ये है कि आपका प्रीलिम्स के अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है, तो 100 के 100 क्वेश्चन तो करके आएंगे हम लोग यहाँ पर। तो यहाँ पर सोचना नहीं है, देख रहे हो डिसीजन मेकिंग कितनी क्लियर है एमपी के पेपर के अंदर। मैं जब सुबह जा रहा हूँ सबसे बड़ा लोड ही मेरा खत्म यार, 90% तो मेरी शरीर से थकान ही निकल गई। ये तो सोच के ही नहीं जाना 90 क्वेश्चन करके आऊंगा, 70 क्वेश्चन करके आऊंगा, 100 के 100 क्वेश्चन करके आऊंगा, नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं। नेगेटिव मार्किंग समझ रहे हो ना, जो क्वेश्चन गलत हो 0 मिल जाएगा, कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। अच्छी बात उसमें ये रहती है, जैसे 18 वाला मेरा क्लियर नहीं हो रहा था भाई, 25 क्वेश्चन रह गए थे, कोई आइडिया नहीं था दूर दूर तक, कैजुअल अप्रोच बिल्कुल मेरी, कोई दूर दूर तक आइडिया नहीं मेरे को। मैंने क्या करा, मैं कहा यार नेगेटिव मार्किंग तो होगी, क्या घबराना, आप छोड़ यार, दिल्ली से यहाँ तक आया हूँ मैं, यही सोच लेंगे ट्रिप लगाने आए हैं। मैंने 25 के 25 कर दिए वो क्वेश्चन, उसमें से मेरे 23 ठीक हो गए। और वहां पर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन नहीं होते हैं, ये 4 इसमें से आराम से आप चूज कर सकते हो। लेकिन हमारी यूपीएससी की एलिमिनेशन ट्रिक वहां पर काम आ जाती है काफी ज्यादा, ठीक है। तो चलो पढ़ते हैं इसको, स्टार्ट करें, सब लोग रेडी? चलो इंट्रोडक्शन। इंडिया के हार्ट में लोकेट होने वाला, मतलब इंडिया का बीचों बीच, मतलब कहे जाने वाला, हार्ट लोकेट क्या होने वाला, वैसे तो कहते ही हैं इसको हार्ट ऑफ इंडिया। मध्य प्रदेश भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। इट इज द सेकंड लार्जेस्ट इंडियन स्टेट इन साइज। इसका एरिया ये याद कर लेना प्लीज, क्योंकि ये स्टेट एग्जाम है। इस बुक के अंदर जहां जहां मैं आपको बताते रहूंगा ये वाली फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन याद कर लेना, क्योंकि आप समझ रहे हो ना थोड़ा सा हम डेविएट हुए हैं यूपीएससी से इस बुक के आने की तरफ, तो कुछ कुछ बातें आपको याद करनी पड़ेगी। ये शुरू शुरू में याद करते जाना डेली, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कछुए की चाल चलते जाना, रोज बस इससे रिलेटेड 5-10 फैक्ट्स खींचते जाना, लिखते जाना, 1-1.5 पेज ही करवाया करूंगा डेली। साल में 3-4 बार, 7-8 बार, 9 बार रिवाइज कर लेंगे, तो फिर ये रहेगा सर एमपी की नोटिफिकेशन आ गई है, यूपीएससी का जल्दी जल्दी सिलेबस खिंचवा दो ताकि एमपी में हेल्प हो जाए। एमपीजी के तो अब हमें नहीं पढ़ रही है, उसका टाइम तो हमारा बच गया। और घटना चक्र की सर बुक खरीद के ले आओ बाजार से, ताकि आपके भी वो करंट अफेयर रिवाइज हो जाए और हमें भी रिवाइज करवा दो उसके साथ साथ, जो स्टेट लेवल के जो फैक्चुअल जो अवार्ड वाले और मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स वाले करंट अफेयर होते हैं, ठीक है। कितना एरिया है? 3,08,000, मुझे नहीं पता इसको क्या बोलते हैं, 252 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। ज्योग्राफिकली ये हमारे कंट्री में काफी इंपॉर्टेंट प्लेस होल्ड करके रखता है, क्योंकि देखो ना इंडिया के बिल्कुल बीचों बीच में लोकेटेड है, तो ये चारों रास्तों को कनेक्ट करने का काम करता है। जब आप ये एमपी की हिस्ट्री पढ़ोगे ना, तब आपको ज्यादा चीजें समझ में आएगी कि कैसे सेंट्रल अथॉरिटी बनकर बड़े सारे राजा कंट्रोल करने की कोशिश करते थे चारों दिशाओं को। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई आपको नया राजा देखने को मिल जाएगा, राजा वही रहेंगे, मुगल एम्पायर के, गुप्ता एम्पायर के, मौर्यन एम्पायर के, वही सब रहेंगे, ठीक है। तो इट इज नॉट जस्ट द सेंट्रल स्टेट ऑफ इंडिया, ये सिर्फ इंडिया का सेंट्रल स्टेट नहीं है, बट ये एक सच्ची झलक हमें दिखाता है कि इंडिया को जो हम प्राउड फील करते हैं, इंडिया की हमारी हेरिटेज बहुत अच्छी है, कल्चरल लेगेसी बहुत अच्छी है, तो यहाँ पर आपको वो रिचनेस देखने को मिलती है। जब भी इंटरव्यू में पक्का ये क्वेश्चन बनेगा कि इंडिया की हेरिटेज और कल्चरल लेगेसी एमपी की रिचनेस से कैसे डिटरमाइन होती है, वो अभी आप नहीं आंसर कर पाओगे। वो जब मैं आपको बता दूंगा कि एमपी में फोक आर्ट कौन कौन सी है, एमपी का फूड कल्चर कैसा है, एमपी का पहनावा कौन सा है, ये चीज आपको काम आ जाएगी, ठीक है, काफी ज्यादा। और आप में से कोई एमपी से हो क्या? कोई है एमपी से? नहीं है? जिस जिस स्टेट के तुम लोग हो ना, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, वहां पर जाके तुम्हें लवासना में जाके अपने स्टेट का ड्रेस पहनकर वो कल्चरल आर्ट परफॉर्म करना होता है, तो वो तुम्हें चाहे पसंद हो चाहे ना हो। आप जैसे एमपी की ड्रेस नहीं पसंद मुझे, जो इसकी स्टेट ड्रेस होती है, लेकिन वो पहन के भाई कल्चरल शो करना पड़ेगा, बिना उसके क्वालिफाई नहीं हो पाता लवासना में, मार्क्स नहीं मिलते वरना बिना उसके। ये एक लैंडलॉक्ड स्टेट है, चारों तरफ से ये घिरी हुई है। लैंडलॉक्ड जानते हो ना मतलब क्या होता है? जो लोग नहीं जानते मैं बता देता हूँ। लैंडलॉक्ड का ये मतलब होता है कि बीच में कोई भी ऐसा एक टुकड़ा जिसके चारों तरफ दूर दूर तक पानी का
कोई भी स्रोत ना हो उसको लैंडलॉर्ड कहते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी कंट्री, कोई भी रीजन, कोई भी गली मोहल्ले को हम लोग लैंड लॉक्ड तब कहेंगे जब वो चारों तरफ से लैंड से घिरा हुआ है, वहां पे पानी का कोई स्रोत नहीं है। जैसे क्वेश्चन आया था एक बारी यूपीएससी 2015 के अंदर जीएस पेपर 1 के अंदर, टीना डाबी ने जब दिया था, आई थिंक उसी साल ये क्वेश्चन था कि दिल्ली में इतना पॉल्यूशन क्यों रहता है और मुंबई और कोलकाता में इतना पॉल्यूशन क्यों नहीं है। उसका वन ऑफ द आंसर आप ये लिख सकते थे कि लैंडलॉर्ड, वहां पर समुद्र है ना दोनों तरफ। अंकिता, आपको पता है ना जहाँ समुद्र होता है, मुंबई में आप सर्दियों में भी कोई बहुत ज्यादा जैकेट वैकेट वो पहन के नहीं घूमते होगे, है ना। गोवा और मुंबई वगैरह में आप आराम से, ह्यूमिडिटी रहती है, मैं मानता हूँ पसीना बहुत निकलता है मुंबई वालों को गर्मियों में और वो करके, लेकिन फिर भी शाम के टाइम पे अगर ये मरीन ड्राइव के आसपास और इधर करके जॉगिंग वॉगिंग करके निकल जाओ, या फिर जो सिद्धि विनायक वगैरह है, तो आप आराम से वहां पे मतलब चाय कॉफी लेकर टहल सकते हो, जो कि दिल्ली में ऐसा माहौल नहीं देखने को मिलता, ना यूपी में मिलता है, ना एमपी में मिलता है। बहुत गर्मी पड़ती है कहीं कहीं रीजन में तो। लेकिन मैं ये भी पढ़ाऊंगा, लैंडलॉक्ड है तो उसका मतलब ये नहीं हर जगह गर्मी रहती है। अब एमपी में एक रीजन है जैसे पचमढ़ी, उसको एमपी का कश्मीर बोला जाता है। चाहो तो यहाँ पर ऐड कर लो, ये क्वेश्चन बन सकता है तुम्हारे उसमें। और एमपी के मैं तुम्हें एक बात बता दूं, एमपी में 15% क्वेश्चन हर साल रिपीट होते हैं, और ज्यादा पुराने भी साल के नहीं, जो जिस साल एग्जाम होता है उस एग्जाम से पिछले 5 साल पुराने 15% क्वेश्चन डायरेक्टली विदाउट एनी चेंज ऑफ ऑप्शंस रिपीट होते हैं हर जगह। मैं कह रहा हूँ कि जैसे कहते हैं 5 उंगलियां हमारी घी में, एमपी के एग्जाम से 5 उंगलियां घी में रहती हैं। चिल्ला चिल्ला के सबको बुलाया था मैंने टेलीग्राम पे कि भाई ये कोर्स ज्वाइन करने से पक्का स्टेट लेवल की भी तैयारी साइमल्टेनियसली होगी, कहीं ना कहीं पक्का फंस जाओगे। मुझे सबसे प्यारा स्टेट यही लगता है, नॉट बिकॉज मैं यहाँ से हूँ, अब यहाँ से हूँ क्या, दिल्ली में तो रह रहा हूँ 24 साल से, तो यहाँ एमपी को ज़्यादा थोड़ी ना देखा मैंने, लेकिन यहाँ पर ये है कि इसका बात ये है कि यहाँ पर ना राजा की पोजीशन पाना डीएसपी एसडीएम की वो बहुत आसान है। यहाँ पर ज़्यादा ना शत्रुओं की चिंता करना, तलवार पैनी करना, उसकी चिंता नहीं है यहाँ पर, ठीक है। और अगर तुम लोग थोड़ी बहुत अपना बस बात करने की टोन में थोड़ा सा इंग्लिश वर्ड्स अगर सीख जाओ और बिना लड़खड़ाए अगर बात करने लगो ना, चाहे इंग्लिश कैसी भी बोलो, मतलब ये नहीं कह रहा कि ब्रिटिश इंग्लिश बोलो, तो तुम्हारा इंटरव्यू में फिर एमपी में बहुत अच्छा इंप्रेशन बढ़ता है, क्योंकि वो लोग जनरली हिंदी मीडियम के होते हैं, तो वो बहुत इंप्रेस होते हैं। जैसे ये मुंबई वालों से, दिल्ली वालों से, मेट्रोपॉलिटन सिटीज से, या मतलब कोई भी इंग्लिश घसीटे उनके सामने, तो वो ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं उनको। ये चीज़ होती है वहाँ के लोगों की मेंटेलिटी, क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत अच्छी तरीके से। है तो इंटरव्यूअर इंसान ही ना। और स्टेट पीएससी के तुम ज़्यादा उनसे इंप्रेस मत हुआ करो एग्जामिनर इंटरव्यू से, ना उनसे डरने की जरूरत है। पता क्यों? अगर भाई इतने काबिल होते हैं तो यूपीपीएससी के पेपर में कल कितने सारे क्वेश्चंस गलत थे, क्वेश्चंस ही गलत फ्रेम हुए थे। तुम इतने बड़े आयोग हो, मतलब एसडीएम डीएसपी लोगों को सिलेक्ट कर रहे हो, तो तुमसे क्वेश्चन नहीं बनाए जा रहे, तुम पूरे साल बैठे रहते हो, 365 दिन में तुमसे 100 क्वेश्चन नहीं बनाए जा रहे जिससे तुम ऑप्शन ठीक करके भेज सको। तुम्हें जरूरी है मतलब ऐसी चीजें पूछना कि जिसके आंसर तुम खुद भी ना जानते हो, फिर तुम्हें वो करना ही पड़ता है कि दिस क्वेश्चन हैज बीन डिलीटेड बाय आयोग, दिस क्वेश्चन हैज बीन डिलीटेड बाय मतलब डेड बॉडी। फिर कोर्ट में केस चलता है, यूपी है तो फिर वहाँ केस चलता है, एमपी है तो जबलपुर हाई कोर्ट केस चलता है। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग मतलब फायदे में है कुल मिलाकर। तो हाँ, मैं आपको बता रहा था, ये क्या लिख दिया मैंने, पंचारी लिख दिया, पचमढ़ी। पचमढ़ी को एमपी का कश्मीर बोला जाता है, एमपी का कश्मीर बोला जाता है। ठंडा है काफी ज्यादा है रीजन, ठीक है। तो ये लैंडलॉर्ड स्टेट है और कोई भी इंटरनेशनल बाउंड्री यहाँ से टच नहीं होती है, कोई भी कंट्री मतलब दूसरी कंट्री को टच नहीं करता है, बीचों बीच में है। कोई बॉर्डरिंग कंट्री पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, भूटान, चाइना, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये ऐसी स्टेट है जहाँ पर मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया है, यहाँ पर मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया है। लेटेस्ट मुझे आंकड़ा निकाल के मयूर भेज देना, ठीक है। फैक्ट इंटरनेट से देखकर, गूगल से देखकर, मैंने भी अपडेट नहीं करा इसको बड़े टाइम से, हम सबको बता देना मयूर, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये कि जो ये फॉरेस्ट कवर अभी एमपी का करंटली चल रहा है, एमपी का बजट इस साल आया होगा, उसमें मतलब ये लोग जिक्र करते हैं एमपी के इकोनॉमिक सर्वे वगैरह में, मुझे कहीं से भी ढूंढ कर बता देना एग्जैक्ट नंबर के साथ कि ये एमपी का फॉरेस्ट एरिया कितना है। फॉरेस्ट एरिया टोटल एरिया तो हमने देखिए 3,08,252 स्क्वायर किलोमीटर, इसमें से जंगल कितना है एमपी में, जंगली एरिया कितना है, ठीक है। अब एक ये फैक्ट जो कि यूपीएससी में भी आपको आ सकता है, कभी कभार यूपीएससी ऐसे पूछ लेता है, जो कि विजन वाले फिर एनालिसिस करके कहते हैं आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन, तो हमारे काम आ जाएगा, भगवान करे 2023 में हमारा लग जाए फिल्म में क्वेश्चन।
ओनली डायमंड प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। या फिर अगर वो डायमंड के बारे में कुछ भी पूछे कि डायमंड यहाँ वहाँ प्रोड्यूस होते कहीं नहीं होते, तुम्हें याद रखना है कि सेंट्रल इंडिया के अलावा डायमंड कहीं भी हमारे देश में प्रोड्यूस नहीं होता, और उसमें से भी सिर्फ मध्य प्रदेश के अंदर था, ओनली डायमंड प्रोड्यूसिंग स्टेट इन द कंट्री। ठीक है, मध्य प्रदेश के पास रिच हिस्टोरिकल पास रहा है उसका। जो एरिया कवर करा जाता है आज के टाइम में जो मध्य प्रदेश है, वो एंशिएंट टाइम में कुछ कुछ रीजन्स जो जनपद महाजनपद की फॉर्म में थे, उन रीजन्स का एक करंट अवतार है हमारा मध्य प्रदेश। कौन कौन से रीजन्स? एंशिएंट टाइम में अवंती महाजनपद, जिसकी कैपिटल उज्जैन रह चुकी है, ये एक मेजर सिटी की तरह अरोज हुआ था ये अवंती महाजनपद। महाजनपद तुम्हें पता है ना कितने थे नंबर में? हाउ मेनी महाजनपद वर देयर? वेरी गुड। कहानी कैसे चलती है महाजनपद की, जो लोग नहीं जानते हैं महाजनपद क्या है, फटाफट से एक लाइन में सीधा समझा देता हूँ, और ये हम पढ़ेंगे, हिस्ट्री हमारी ऐसी प्रोसीड करेगी। देखो हुआ क्या, सबसे पहले आया नंगा पुंगा इंसान, कुछ भी नहीं जानता था, प्री हिस्टोरिक मैन। उसने आग बाग बनाई, ठीक है, थोड़ा सा सिविलाइज बना, हंटर गैदरर से वो बना फार्मर, इसके बाद वो थोड़ा सा सिविलाइज बना तो सिविलाइजेशन डेवलप हुई हड़प्पन कल्चर। हड़प्पन कल्चर के बाद 6th सेंचुरी बीसी में डेवलप हुआ आयरन डेवलप होने से जंगल वगैरह क्लियर हो गए, खेती बाड़ी वगैरह इमर्ज होने लग गई, और उस टाइम पर लोगों को लगा जितने ज्यादा हमारे खेत के टुकड़े, खेती बाड़ी की जमीन वगैरह होगी, उतना ज्यादा हमारा फायदा, उतने ज्यादा हम वेल्दी। दूसरों पे नजर रहने लगी, इंसान से भिड़ने लगा, एक दूसरे की कैटल और एक दूसरे के एग्रीकल्चर लैंड को कब्जा करने के लिए। ठीक है, तो वो लड़ने लगा, और उनमें लड़ाई में एक जन हारता था, एक जन जीतता था। जो जीतता था वो अपने आप को राजा, रूलर ये डिक्लेयर कर देता था उस रीजन का, कि आज से अब तुम लोग मेरी प्रजा हो। तो कंसेप्ट इमर्ज होकर आया जनपद मतलब कुछ इंपॉर्टेंट लैंड। उन जनपद में से भी कुछ राजा ऐसे थे जो बहुत पावरफुल थे, जो जनपद पे भी कंट्रोल रखते थे, तो वो इमर्ज होकर आए। ऐसे 16 राजा इमर्ज होकर आए, वो थे महाजनपद। इन महाजनपद में से एक सबसे इंपॉर्टेंट महाजनपद थी मगध। ठीक है, उसका रूलर और इनका खानदान जो था, चंद्रगुप्त मौर्य वगैरह, अशोका वगैरह, इन्होंने इसको बनाया एम्पायर, एंड अशोका वाज रिस्पांसिबल फॉर बिल्डिंग वन ऑफ द फर्स्ट एम्पायर इन इंडिया। तो समझ गए, नंगे इंसान से लेकर एम्पायर तक की ये कहानी है, और इसी को हम लोग आने वाले मंथ के अंदर कवर करेंगे, इस पूरी कहानी को। ये है हिस्ट्री, ऐसे चलती है कहानी। इस कहानी के अंदर बड़े सारे किरदार आते हैं, बड़े सारे फैक्ट्स आते हैं, बस यही है कहानी समझ में आ गई शॉर्ट में? एक बार अगर मतलब समझ में आ गई तो ठीक है, मतलब यस बोल दो, नहीं आई तो बाद में वेट कर लेना, कोई बात नहीं, आपके लिए चीजें नहीं हो सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अवंती महाजनपद जो एंशिएंट टाइम में थी, वो ये कह रहा है, जिसकी कैपिटल उज्जैन रह चुकी है। ये एक मेजर सिटी की तरह इमर्ज हुआ 6th सेंचुरी बीसी में। सब्सिक्वेंटली ये जो रीजन था अवंती महाजनपद का, उज्जैन के आसपास का, इसको रूल करा जाता था मेजर डायनेस्टीज के द्वारा। मौर्याज ने इसको रूल करा, जैसे कि मैंने अभी नीचे आपको बताया, और गुप्तास ने रूल करा। उसके बाद हमारे सेंट्रल इंडिया में 11th सेंचुरी जब आती है, मेडिवल इंडिया की स्टार्टिंग होती है, तो मुस्लिम इन्वेडर्स यहाँ पर आए, मुसलमानों का शासक यहाँ पर रहा। महमूद गजनी के बाद मोहम्मद गोरी आया। अच्छा देखो, ये वाला फैक्ट है, यहाँ से आप अपनी यूपीएससी के लिए कवर कर सकते हो क्रोनोलॉजी की फॉर्म में। ठीक है छोटी सी क्रोनोलॉजी। अब यहाँ पर कुछ क्लियर नहीं होगा कि जब तक मेडिवल मैंने पढ़ी नहीं मुझे क्या लेना देना, लेकिन अभी के लिए आप छोटे छोटे फैक्ट्स को ना अपने दिमाग में निचोड़ के खींच के रख लो, कि अच्छा एक बात मैंने कहीं ना कहीं से सीख ली है कि महमूद गजनी के बाद मोहम्मद गोरी आया। तो कल को अगर ये 4 चीजें रखी ना, किसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाओ, इंडिया में कौन आया कौन नहीं आया, ये एक लाइन आपकी जिंदगी में कहीं ना कहीं मदद कर सकती है। ये वाली लाइन इतनी सी कि अगर आपको ये दो पता लगेंगे तो क्या पता आप उस ऑर्डर में महमूद गजनी हो और फिर मोहम्मद गोरी हो, और एक ही ऑप्शन में वो वाली चीज दे रखी है ऑप्शन नंबर 3 में, तो आपकी हेल्प हो जाएगी। ये छोटे छोटे जो लाइक मतलब कहते हैं ना हम लोग जिंदगी में हर एक लेसन काम आता है, तो ऐसी किताबों में छोटी छोटी लाइनें कभी कभार ये काम आ जाती है। अब तुम अपना फायदा ही देखो, तुम्हें मेहनत तो इस साल ट्रिपल करनी है दोस्तों सबको, लेकिन तुम अपना ये फायदा देखो, तुम्हारी एमपी की तुम तैयारी करोगे, और भी एग्जाम का थोड़ा थोड़ा तुम मतलब हाथ मार रहे हो हर जगह पर, तो तुम्हारी नॉलेज वास्ट हो जाएगी दूसरों से। अगर जैसे इंटरव्यूअर तुमसे पूछे कि अपनी फेवरेट स्टेट कोई बताओ, तो कल को तुम मतलब छाती चौड़ी करके कह सकते हो भाई सर एमपी, चाहे भले तुम किसी भी स्टेट से हो। तुम्हें क्यों कॉन्फिडेंस रहेगा? तुम्हें ये रहेगा कि कुछ भी पूछेगा, कितना पूछ लेगा, मैं तो एमपीपीएससी की तैयारी कर चुका हूँ, पूरी एमपीजी के रट रखी है मेरे टिप्स पे यार, और मुझे तो उस पर इंप्रेशन ही तो जमाना है, ताकि जो ये मुझसे पूछे मैं 100 के 100 क्वेश्चन इसको आंसर कर दूँ।
बिना डगमगाए और बिना जबान लड़खड़ाए, ये फायदा करेगा तुम्हारा। हाँ, तो महमूद गजनी के बाद जो मोहम्मद गोरी आया, उसने सेंट्रल इंडिया में बड़े सारी टेरिटरीज को अपनाया और who incorporated some parts of central India into the ruling territory of Delhi, और दिल्ली में बैठकर वो रूल करता था भले, लेकिन सेंट्रल इंडिया पे लोगों की नजरें थी, जैसा कि मैंने आपको बताया। अच्छा ध्यान से सुनना, आप ये कहोगे हॉच पॉच क्यों दे रखा है, कभी ये एंशिएंट इंडिया की बातें कर रहा है, एकदम से मोहम्मद गोरी आ गया। हम यहाँ पर आज इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं इसका, इसी पूरी बुक में इन सारी चीजों की डिटेल में झलक है, ठीक है। अभी हम सिर्फ ये पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन। उसके बाद सेंट्रल इंडिया मुगल एम्पायर का भी पार्ट रह चुका है, ठीक है। ये छोटा सा क्वेश्चन है जो कि एसएससी जैसे एग्जाम्स में बन सकता है कि सेंट्रल इंडिया, क्या मुगल्स ने सेंट्रल इंडिया को कंट्रोल करा था? मुगलों में तो ज्यादातर चीजें यस कराया करो, ठीक है, मुगलों में तो ज्यादातर चीजें यस कराया करो। हाँ, मुगल्स जो थे ना वो नॉर्थ ईस्ट की ट्राइबल से हारे थे, आई थिंक अहोम्स वगैरह से वो हारे थे, और उनका एक लीडर था, उसको लिख दिया था, मतलब मुगल्स ना किससे विड्रॉ कर गए थे, उनको जैसे कहते हैं ना मुंह की खानी पड़ी या पटकी खानी पड़ी। एक नाम था एक लीडर का, लचित बोर फूकन, लचित बोर फूकन, LACHIT, लचित BORPHUKAN, LACHIT, लचित BORPHUKAN। लचित बोर फूकन की आर्मी के सामने मुगल आर्मी को वापस होना पड़ा था। ये फैक्ट एक याद रख लेना, जब भी मुगल पटकी खाएंगे तो ये वाला फैक्ट अपना हमारे काम आ जाएगा। डोंट वरी, फिर से रिपीट होगा कहीं ना कहीं हमारे यूपीएससी के करियर में, हम तब देख लेंगे इसको, लेकिन एक बार फैक्ट यहाँ पर मुगल वर्ड को देखकर याद आया था तो मैंने बता दिया। द मुगल कंट्रोल वीक, मतलब ये जो मुगल कंट्रोल था ये कमजोर होता चला गया जब औरंगजेब की डेथ हुई 1707 में। ये डेट याद रख लेना यहाँ से कि औरंगजेब की डेथ कब हुई। एमपीपीएससी में इस तरह का क्वेश्चन आ चुका है, पूछा जा सकता है, क्योंकि औरंगजेब की डेथ के बाद जनरली ऐसा माना जाता है कि मुगल एम्पायर टिका तो रहा बहादुर शाह जफर टू तक, लेकिन फिर भी कमर रीढ़ की हड्डी तो उसकी डेथ के बाद टूट गई थी। 1720 से लेकर 1760 तक, बाद में जब मराठास आते हैं, ठीक है, तो सेंट्रल इंडिया उनके लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत छोटी छोटी सेमी ऑटोनॉमस स्टेट्स क्रिएट करी, और जिनको इनका एक सेंट्रल अथॉरिटी कंट्रोल करती थी, पेशवा। आपने बाजीराव मस्तानी देखी होगी, वहां पर पुणे में पेशवा बैठते हैं, देखिए कि नहीं देखिए? सबने देखी है बाजीराव मस्तानी? नहीं देखी? यहां पर आप देखो, ये है पेशवा, ये पुणे में बैठा करता था। पेशवा उस टाइम का, आप मराठास का प्राइम मिनिस्टर कह सकते हो, पेशवा का टाइटल आप कह सकते हो प्राइम मिनिस्टर। अपने एम्पायर को चलाने के लिए ये और ज्यादा लोगों को नियुक्त करते थे अपने दरबार के अंदर, जैसे ये खड़ा हो गया, या फिर जो इनके प्रधान थे उनका बेटा बाजीराव टू ये बनेगा, है ना, रणवीर सिंह का रोल जिसने निभाया है। ये हमारी मूवी काम आएगी, लेकिन मराठास किसी भी एग्जाम के अंदर बहुत लीस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं, मतलब मराठे से क्वेश्चन इतना नहीं निकलता। बहुत सारे एग्जामिनर्स हमें इस बात के ऊपर भी भरोसा दिलवाते रहते हैं कि दिल्ली सल्तनत वगैरह को पढ़ जाओ, लेकिन दिल्ली सल्तनत वगैरह इतना वो नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब जैसे कल का जो यूपीपीएससी का पेपर हुआ उसके अंदर बहुत क्वेश्चन आए अलाउद्दीन खिलजी वगैरह से, और इस बार के प्रीलिम्स में भी आपको दिल्ली सल्तनत का ऐसे के क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो क्या पता उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ रही हो। जैसे क्या नाम है उसका, पद्मावत, रणवीर सिंह के ये वाले सीन से जो मंगोल के ऊपर जो क्वेश्चन आए हैं, जब वो एक डायलॉग मारता है, जब वो दरबार में उसके खड़े रहता है, खिलजियों की खातिर तो खुदा से भी लड़ सकता है अलाउद्दीन, तो इसमें नहीं मिल रहा, दिखाऊंगा मैं फिर कभी। ये रहा वो, इस दरबार के अंदर जैसे ही जलालुद्दीन खिलजी बगावत करता है, ये रहा जलालुद्दीन खिलजी, ये जैसी बगावत करता है और दिल्ली सल्तनत में खिलजी सल्तनत की स्थापना करता है, तब इनके सामने सबसे बड़ा मसला था मंगोल। और ये कहता भी, ये एग्जैक्ट इसके डायलॉग है कि ये तख्त और ताज जितने सुनहरे लगते हैं उतने नोकीले भी हैं। इस तख्त पर बैठकर आज हमें खुशी भी हो रही है और हैरत भी, क्योंकि इस तरफ चारों ओर हमारे दुश्मनों को साया। सबसे बड़ा मसला तो ये कमबख्त मंगोल है। फिर ये अलाउद्दीन खिलजी ने मतलब एक पॉलिसी चलाई थी, फिर ये डायलॉग मारता है कि खिलजियों की खातिर तो खुदा से भी लड़ सकता है अलाउद्दीन, और फिर ये मंगोलों को हराता है। और ये जो इसका ये जो वो था, मतलब इसमें वैसे तो बहुत बार इनकी लड़ाई हुई है मंगोलों से,
तो लेकिन ये जो इसका फाइनल ये डिफीट था मंगोलों के साथ, तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रेज वर्दी माना जाता है, क्योंकि अगर ये मंगोलों को नहीं हराता तो मतलब ये आगे नहीं बढ़ सकते। तो देखो इसका इसमें ऐसे दिखा रखा है मूवी में कि ये इसका सर उठाकर ले आता है, ये देखो मंगोल चीफ का, ये देखो। ऐसी मूवीज को बड़ी गहराइयों से देखा करो, आपकी हेल्प होती है। जो पिक्चर प्रिपेयर करनी होगी मैं बता दूंगा, जैसे जोधा अकबर 3 बार देखनी पड़ेगी पूरे साल में मेरे साथ, पद्मावत 3-4 बार देख सकते हो, और देखनी है देख के सकते हो, और बाजीराव मस्तानी 1 बार, ठीक है। और ऐसे 1-2 मूवीज और हैं वो भी मैं बता दूंगा, तो उससे हेल्प हो जाएगी आपकी, बड़े सारे चीज़ें कवर हो। हाँ, और वो द लेजेंड ऑफ भगत सिंह कम से कम 7-8 बार, जो अजय देवगन की है, शायद से किसी ने देखी हो, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है वो मूवी। देखिए किसी ने, ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। तो however after the third Anglo-Maratha war British took control of the entire region, ठीक है। जब थर्ड एंग्लो-मराठा वॉर हो गया तो वो लोग हार गए जब मराठा, तो ब्रिटिशर्स ने पूरा कब्जा जो था अपने पास वो कर लिया। ये भी जस्ट इंट्रोडक्शन में बार बार रिपीट कर रहा हूँ, तो उसमें कंफ्यूज मत होना कि रैंडमली इतने सारे नाम आते चले जा रहे हैं, हमने तो सुने भी नहीं है, ये सब सुनोगे आप, डोंट वरी। उसके बाद कोई जो कुछ जो क्वीन रूलर्स रही हैं, अब देखो पता है ये वाला पैराग्राफ आप कहाँ यूज कर सकोगे, ये वाली जो नॉलेज है ना, ये आपको पता है कहाँ काम आ सकती है। ये यहाँ पे जैसे पहले लाइन देखो, रानी अवंतीबाई, क्वीन दुर्गावती, रानी अहिल्याबाई होलकर ऑफ इंदौर, गोंड महारानी कमलापति, ये कुछ विमेन रूलर्स के नाम हैं जिन्होंने भारत के इतिहास पर एक स्किलफुल विमेन रूलर होने का रिमार्क बनाया है, और ये सारी सेंट्रल इंडिया से थी, सेंट्रल इंडिया से थी। ये वाली कहानी इनके बारे में डिटेल में हम एमपीजीके में कवर करेंगे, लेकिन विमेन रूलर्स का जो मतलब कुल मिलाकर विमेन रूलर्स का अगर ना कह के, याद है औरतों का चिट्ठा मैंने तुमसे बनवाया है, तो औरतों ने क्या योगदान दिया है अपना, पास्ट में वो वॉरियर्स रह चुकी है कि नहीं रह चुकी हैं, ये नाम स्प्रिंकल करके आने से ना यूपीएससी के मेंस में बहुत प्यारे नंबर मिलेंगे, ठीक है। ये 3-4 नाम भी अगर ऐसे करके लिख दोगे अच्छे मार्क्स मिलेंगे, और फायदा ये हो जाएगा इससे हमारा, दोबारा अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि यूपीएससी के इंटरव्यू में जैसे आपसे पूछते हैं, आप में से कोई जितनी लड़कियां हैं मेरे कोर्स के अंदर, आप जा रहे हो इंटरव्यू रूम में और आपसे वो पूछ रहे हैं कौन से एंशिएंट हिस्ट्री से किसी मतलब हिस्टोरिकल उससे इंडिया की हिस्ट्री से किसी रूलर का नाम बताओ जो कि विमेन हो, और आप उससे क्यों इम्प्रेस हो। अब यूपीएससी में तो इतनी डिटेल में इन्फॉर्मेशन होती नहीं कि आप उसके इम्प्रेस किससे हो क्या लिख सको। यहाँ से जो हम 5-6-8-10 लेडीज पढ़ेंगे ना, जो हम इंडियन नेशनल मूवमेंट के टाइम पर, मेडिवल हिस्ट्री के टाइम पर, एंशिएंट के टाइम पर, आपके पास इनफ कंटेंट रहेगा बोलने के लिए, और हम सब लोगों के पास भी रहेगा मेंस के आंसर राइटिंग में लिखने के लिए। उसके बाद जैसे ही इंडिया इंडिपेंडेंट होता है, मध्य प्रदेश नाम का एक स्टेट क्रिएट होता है, इसको अलग करा जाता है ब्रिटिश के टाइम पे जो सेंट्रल प्रोविंसेस थी और जो बेरार रीजन था उससे अलग करा जाता है। ये ब्रिटिश सेंट्रल प्रोविंसेस और बेरार रीजन, मतलब आप ऐसा मान लो कि ये पुराने नाम थे, और स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट आता है हमारे देश के अंदर, स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1953 का ये एक्ट होता है, और उसकी वजह से एक स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनती है, जब ये बोला जाता है लैंग्वेज के बेसिस पर, लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड पर हमें स्टेट्स क्रिएट करनी है, उसके लिए ये चीज़ होती है। अब आप कहोगे आप में से बहुत सारे लोगों को ये कहानी नहीं पता होगी, आज़ादी के बाद ये देखा गया कि हमारे देश में 565 प्रिंसली स्टेट्स थी, ठीक है, 565 रियासतें थी, जिनमें से कुछ रियासतों ने तो इंडिया को ज्वाइन कर लिया था, और बाकी ये कहते थे हम सेपरेट कंट्री बनाएंगे। हुआ क्या था, शॉर्ट में मैं तुम्हें सिर्फ 3 मिनट लगाकर एक कहानी बता रहा हूँ। लास्ट वाइस रॉय हमारे देश में लॉर्ड लुई माउंटबेटन था, वो एक माउंटबेटन प्लान लेकर आता है। माउंटबेटन प्लान में ये कहा जाता है कि इंडिया को आज़ादी तभी मिलेगी जब वो पाकिस्तान बनाने के लिए रेडी हो जाए, तो इसलिए हम लोग पार्टीशन को टाल नहीं सके। जब पाकिस्तान बनता है, इंडिया बन जाता है, तो ब्लैंक चेक देकर अंग्रेज वाले शुरू से डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी तो खेलते ही थे कि आज़ादी तो दे दी, लेकिन इसको काट के जाना है अच्छी तरीके से, ब्रेड के स्लाइसेस की तरह। पाकिस्तान तो बनवा दिया। अब जो प्रिंसली रूलर्स थे वो बहुत अमीर हुआ करते थे, जैसे एक हैदराबाद का एक निजाम था मीर उस्मान अली खान, ये उस टाइम का वर्ल्ड का 7th रिचेस्ट पर्सन था, 7वां सबसे अमीर आदमी। इसकी एक अंगूठी अगर आप बेचने निकलो तो आप कम से कम दिल्ली जैसे 28 स्टेट खरीद सकते हो, इतना अमीर था ये।
कुत्तों से भाई साहब को बहुत ज्यादा प्यार था। ऐसे और भी प्रिंसली रूलर्स थे। जब आजादी के टाइम पे, मैं तुम्हें एक कहानी बताऊंगा, एक रूलर था, उसको कुत्तों से बहुत ज्यादा प्यार था। तो जब ये शिफ्टिंग हो रही होती है पार्टीशन के टाइम पे, कौन पाकिस्तान जाएगा कौन इंडिया रहेगा, वो कुत्तों से भरा हुआ 2 प्लेन भेजता है, खुद बाद में जाता है। और उसकी शायद से 46-47 बीवियां थी, उनको वो छोड़ गया था, पहले अपने साथ कुत्तों को लेकर गया था प्लेन के अंदर। रियल है ये चीज, मैं तुम्हें वीडियो के थ्रू करवाऊंगा और रियल वीडियो दिखाऊंगा, रियल फुटेज, ऐसा भी नहीं बनावटी कोई कहानी भी नहीं दिखाऊंगा मैं। क्या था, एबीपी न्यूज पर 2014 में एक सीरीज चली थी प्रधानमंत्री एपिसोड्स। उसको कभी वक्त निकाल के हम लोग देखेंगे। कब देखेंगे? जब हम लोग पोस्ट इंडिपेंडेंस करेंगे, तब मैं तुम्हें वो वाली चीजें कवर करवाऊंगा। तो तुम्हें इंदिरा गांधी की ना इंसाफियां, ये जो नसबंदी प्रोग्राम चलाता था संजय गांधी, या फिर जो इमरजेंसी के टाइम पर, आपातकालीन के टाइम पर जो स्थितियां हुई, मैं तुम्हें इतनी गहराइयों से नॉलेज दूंगा कि मेंस की आंसर राइटिंग जीएस पेपर 2 और पीएसआईआर के स्टूडेंट होते हुए और रैशनल आर्गुमेंट करते हुए हमारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्ट रहेंगे एग्जामिनर का मुंह बंद करवाने के लिए। ठीक है कि यार ये वाली चीजें भी इतनी लॉजिकली जानता है, वाओ। और ये कोई बड़ा चढ़ाकर अपने आप को दिखाने के लिए फैक्ट भी नहीं पटक रहे, लॉजिकल फैक्ट पटक रहा है। लेकिन मैं वापस बात करता हूँ, लॉर्ड लुई माउंटबेटन ने ये बोला, जिसको प्रिंसली स्टेट्स को ऑप्शन दिए, 3 ऑप्शन, अगर तुम्हें इंडिया ज्वाइन करना है तो तुम इंडिया के साथ रहो, पाकिस्तान ज्वाइन करना है तो तुम पाकिस्तान के साथ रहो, और अगर तुम्हें इंडिपेंडेंट बनना है तो तुम इंडिपेंडेंट बन जाओ। अब बहुत सारी प्रिंसली स्टेट्स ये सोचती थी इंडिपेंडेंट बनके क्या फायदा, इंडिपेंडेंट मतलब कंट्री छोटी छोटी, जब कल को कंट्री बनेंगे, कल को अगर हेल्प मांगने गए तो ये इंडिया पाकिस्तान वाले हेल्प ही नहीं देंगे, तो हम ज्वाइन कर लेते हैं इंडिया को। ये 565 रियासतों को ज्यादातर ना इंडिया पसंद था, तो इंडिया इन्होंने ज्वाइन करा। और इंडिया को ज्वाइन कैसे करा, मतलब ऐसे बोल के ठीक है सरदार पटेल जी हम कल से इंडिया ज्वाइन कर रहे हैं। अरे भाई सरकारी काम ऐसे तो नहीं होते ना, सरकारी काम सिग्नेचर के साथ होते हैं, डॉक्यूमेंट के साथ। तो उस डॉक्यूमेंट का नाम याद रख लो, ये आपको प्रीलिम्स में कभी भी क्वेश्चन आ सकता है। 13 साल से ये वाला क्वेश्चन पेंडिंग है, एक झटके में आ जाएगा कभी भी किसी भी साल क्वेश्चन के। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या था हिस्ट्री के अंदर, विद रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अगर उसमें से एक स्टेटमेंट आ जाए, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या था, प्रिंसली स्टेट्स का इंडिया को ज्वाइन करना थ्रू अ फॉर्मल रिटन लेटर इज नोन एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। मैं रिपीट करता हूं, प्रिंसली स्टेट्स का रियासतों को आजादी के बाद ज्वाइन करना भारत को, कि अब हम अलग अलग स्टेट नहीं है, वो नहीं है, अब हम भारत में ही मिक्स है, मतलब आप दूध का गिलास हो हम चीनी है उसी में मिल जाएंगे। इस डॉक्यूमेंट का नाम था जो कि प्रिंसली स्टेट्स ने ज्वाइन करा, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इट वाज प्रिपेयर्ड बाय हूम? इट वाज प्रिपेयर्ड बाय इंडियाज फर्स्ट होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूं तो आईपीएस की एकेडमी भी इन्हीं के नाम से है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल एकेडमी कहते हैं जैसे उसे, है ना? हाँ, नेशनल पुलिस एकेडमी, और वो हैदराबाद में ही है ना लोकेटेड। हाँ, और ये आईआरएस वालों की ट्रेनिंग दिल्ली होती है ना, आईआरएस जो इंडियन रेवेन्यू सर्विस होते हैं उनकी शायद से दिल्ली होती है ना ट्रेनिंग। कहाँ पर? तो दिल्ली में, अच्छा उसकी होती है जैसे मेरे वो इंडियन आईएफएस भी होती है, और इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस जो होती है वो, हाँ आईएएस, हाँ उनकी होती है, हाँ किसी की तो होती थी, मतलब मुझे ये पता था। हाँ ठीक है, थैंक यू। तो ये चीज़ हो गई। हाँ, तो इन्होंने ये ज्वाइन कर लिया। अब उसमें से ना 4 प्रॉब्लमेटिक स्टेट्स थे, ठीक है ध्यान से सुनना, 4 प्रॉब्लमेटिक स्टेट्स थे। अब मैं इनको प्रॉब्लमेटिक स्टेट्स को कह रहा हूँ, ये 4 स्टेट्स ने नाक में दम कर दिया था सरदार वल्लभ भाई पटेल वगैरह के, हमें ज्वाइन नहीं करना यार। डिटेल में कहानी किसी और दिन बताऊंगा, लेकिन उनके से नाम सुन लो, जूनागढ़, हैदराबाद, मणिपुर एंड जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर का रूलर था महाराजा हरी सिंह, महाराजा हरी सिंह, कशिश हनी सिंह नहीं, हरी सिंह, ठीक है, महाराजा हरी सिंह। तो इसने ये पाकिस्तान को भाई साहब, मतलब पाकिस्तान को क्या, ये इंडिपेंडेंट रहने का इन्होंने निश्चय करा था, और पाकिस्तान की आर्मी इन पे कब्जा करने वाली थी। इन्होंने सुबह फोन करा, इंडियन आर्मी प्लीज हमारी हेल्प कर दो। वल्लभ भाई पटेल को मौका मिल गया, भाई साहब हेल्प चाहिए, उन्होंने कहा प्लीज चाहिए यार, वरना कल को यार हमारा स्टेट मर्ज हो जाएगा, मैं तो अपने कश्मीर से बहुत प्यार करता हूँ। उन्होंने बोला हम भिजवा देंगे, जो आर्मी तुम्हारे दरवाजे पे सुबह 6 बजे खड़ी होगी पाकिस्तान की आर्मी से पहले, तुम उनके हाथों में मैं डॉक्यूमेंट भिजवा रहा हूँ इंस्ट्रूमेंट रजिस्ट्रेशन, उसको साइन कर देना। ध्यान से सुनना मेरी बात सब लोग। महाराजा हरी सिंह कश्मीर का नवाब था, इंडिपेंडेंट रूलर था,
वो नहीं चाहता था ना इंडिया को ज्वाइन करना है ना मुझे पाकिस्तान को ज्वाइन करना है। पाकिस्तान, इसको खबर मिल गई कहीं से कि पाकिस्तान कल सुबह कब्जा करने आ रहा है तुम्हारे कश्मीर पे और तुम्हारा मर्डर निश्चित है। इसकी हालत खराब। फोन कब कबाते इसने फोन करा सरदार वल्लभ भाई पटेल को, उन्होंने कहा भिजवा देंगे इंडियन आर्मी, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। तो इसको इसने कहा आप मेरे से क्या चाहते हो, पैसे वैसे चाहिए? उसने कहा पैसा वैसे नहीं चाहिए, जो इंडियन आर्मी का चीफ आपके दरवाजे पे सुबह खड़े हो गए ना पाकिस्तान की आर्मी से पहले, ये हम वादा करते हैं कि पाकिस्तान की आर्मी से पहले आपको प्रोटेक्शन देने के लिए पूरी आर्मी कश्मीर में बिछा देंगे हम, और कश्मीर को होने नहीं देंगे पाकिस्तान का। लेकिन उसके साथ साथ आपको एक वचन देना होगा हमें डॉक्यूमेंट के नाम पर, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन करो और इंडिपेंडेंट इंडिया का पार्ट बनो। इसने साइन करना पड़ा इसको, और रात को अपने नौकर को बोल के सोया था कि अगर कल सुबह 6 बजे पाकिस्तान आर्मी आने से पहले इंडियन आर्मी ना खड़ी हुई तो मुझे नींद में ही गोली मार देना, क्योंकि मैं अपने कश्मीर को किसी और का होता हुआ नहीं देख सकता। लेकिन इंडियन आर्मी आ गई थी, और तब जाकर पहला युद्ध होता है इंडो पाक वॉर। ये होता है उसका बैकग्राउंड। 99% लोग गारंटी के साथ नहीं जानते कि पहला युद्ध क्यों हुआ था इंडिया और पाकिस्तान, जिसको वर्ल्ड बैंक ने बीच में आकर शांत करवाया था, यूएन ने आके शांत करवाया था 1947 to 48, आजादी के बाद इमीडिएटली वॉर क्यों होता है इसलिए। और यहाँ पर कंट्रीज ने, पाकिस्तान ये कहता था यहाँ पर रेफरेंडम करो, और रेफरेंडम क्या होता है कि पब्लिक से जब आप वोटिंग करते हो किसी मुद्दे पर, मसले पर, और वो वोटिंग ना निश्चित वोटिंग मानी जाती है। और रेफरेंडम किस पे चाहता था पाकिस्तान यहाँ पर करवाओ कि कश्मीरी लोग वोट करेंगे, उनको इंडिया के साथ रहना है, पाकिस्तान के साथ रहना है। लेकिन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करवाने के बाद हमने पाकिस्तान को टोटल अपने में मर्ज कर लिया। महाराजा हरि सिंह वहां का रूलर था, इसने साइन कर दिया तो पूरा कश्मीर हमारे पास आ गया। अब पाकिस्तान ये ब्लेम लगाता है कि हम जब सुबह उस पर कब्जा करने जा रहे थे, इंडिया अगर बीच में नहीं आता तो हम सक्सेसफुली कब्जा कर लेते। इंडिया ये कहता है लेकिन इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन साइन करके पाकिस्तान, ये कश्मीर ने हमें ज्वाइन कर लिया है। इसलिए दोनों कंट्रीज का मसला आज भी कश्मीर को लेकर सॉल्व नहीं हो पाता। ये सिर्फ एक लाइन का रीजन है, यूपीएससी में कोई नहीं लिख पाता इस लाइन को। यही है रीजन। कुछ नहीं सुनोगे तुम कश्मीर के ऊपर, किताबें हैं अमेज़न के ऊपर, उसके अंदर रीजन नहीं है, इंटरनेट पे रीजन नहीं है, ये रीजन लिखना पड़ता है। और ये रीजन पता है क्या रखा है, लोगों को शर्म आनी चाहिए। 12th क्लास की जो पॉलिटिकल साइंस की एनसीईआरटी है, पोस्ट इंडिपेंडेंस, वहां पर दे रखा पहला चैप्टर है भर भर के इस चीज के बारे में। पढ़ते ही नहीं है लेकिन लोग, यार वो तो मेंस में काम आती है, और पोस्ट इंडिपेंडेंस से तो क्वेश्चन ही नहीं निकलते, तो इंटरव्यू में क्या पकोगे? जो पढ़ना चाहिए वो पढ़ते नहीं हो, स्पेक्ट्रम पे टाइम बिता रहे हैं घंटों घंटों रट्टा मार मार के, उसके बाद भी सॉल्व नहीं हो पा रहा। समझ में आया सबको? बताओ, ये नई चीज लगी? किस किस को ये चीज पहले से पता थी? बताओ कि पाकिस्तान और इंडिया की क्यों मुद्दा है, कश्मीर को लेकर क्यों भिड़ा है? एक लाइन में किसी को पता था इसका आंसर? बताओ। ये है इसका रीजन। और ये है कि सुबह मतलब जो इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन क्या होता है, और 4 प्रॉब्लमेटिक स्टेट्स कौन सी थी। हाँ, हैदराबाद का तो निजाम था ना, आप सोचो यार, अभी आपने बोला मेरे सुमान अली खान वर्ल्ड का 7th रिचेस्ट आदमी, उसको तो वो इतनी आसानी से मानने को तैयार नहीं था। और ना उसके ऊपर इल्जाम थे कि उसने ना एक प्राइवेट आर्मी मेंटेन करके रखा था, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, मैं बता दूंगा किसी दिन उसका नाम। तो वो जो उसकी प्राइवेट आर्मी थी, वो उधर ना हिंदू मुसलमान का पॉलिटिक्स बहुत खेलता था, तो उसकी प्राइवेट आर्मी के ऊपर बहुत ज्यादा ब्लेम था कि हिंदू विमेन जितनी हैदराबाद के अंदर है, उनका रेप करती है इनकी आर्मी उठा कर लेकर चली जाती है सुंदर सुंदर हिंदू महिलाओं को, उनका रेप कर देती है, उनको जला देते हैं। तो लोगों ने हेल्प मांगी सरदार वल्लभ भाई पटेल से, वल्लभ भाई पटेल ने इसको मौके दिए, बेटा साइन कर दे इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन। कहता नहीं करूंगा। 2 दिन बाद फिर बोला साइन कर दे, नहीं करूंगा। कहता मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, 1 महीना दे दिया, 2 महीने दे दिया। उसने कहा क्या हुआ, रिप्लाई नहीं आया था मेरा? कह रहा हाँ ठीक है, सोच रहा हूँ ना मैं अभी बैठ के। उसने कहा तेरी बहन की, तू सोचते रह, अभी बताता हूँ मैं तेरे को। वल्लभ भाई पटेल ने भेज दी आर्मी, फोर्सफुली उसकी प्राइवेट आर्मी को हराया गया, और इसके ऊपर इसको हराकर कश्मीर सॉरी हैदराबाद को मर्ज करा गया इंडिया के अंदर। ये है पूरी हैदराबाद की कहानी। और जूनागढ़ और मणिपुर के अंदर रेफरेंडम हो गया था, वहां के लोगों ने बोला कि हमें मतलब ज्वाइन करना है इंडिया को, तो उन्होंने ज्वाइन कर लिया था। ये कहानी है बस। हाँ, एक रीजन और हमारा हो सकता था NWFP, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। यहाँ पर एक बहुत लॉयल मुसलमान था यार, बहुत प्यारा इतिहास का वो कैरेक्टर है, जिसको फ्रंटियर गांधी बोलते हैं, खान अब्दुल गफार खान। 6-6.5 फुट की हाइट का ये आदमी था, और बहुत गांधी के रास्तों पे चलता था। बहुत प्यारा, मतलब हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए क्या योगदान रहा इस पर्सन का, हम कभी डिस्कस करेंगे जब हम लोग मॉडर्न यूनिवर्सिटी करेंगे। बहुत प्यारा मुसलमान, मतलब काफी ज्यादा, ठीक है। तो NWFP इसने रेफरेंडम करवाया, इसको पूरा ट्रस्ट था, सर जी करवा लो। इसने नेहरू वेहरू से सबसे बोलते करवा लो सर, मैं गारंटी देता हूँ
यहाँ के मुसलमान ना इंडिया के फेवर में ही वोट करेंगे, लेकिन 99% मुसलमान मुकर गए और उन्होंने फैसला करा कि वो कश्मीर की साइड, सॉरी पाकिस्तान की साइड जाएंगे और ये रीजन पाकिस्तान में मर्ज हो गया। तो इस हिसाब से किस किस को पुरानी स्टेट्स को ज्वाइन करके मध्य प्रदेश बना, ये क्वेश्चन बन सकता है, एमपीजीके का इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिश सेंट्रल प्रोविंसेस और बिहार को ज्वाइन करके नंबर 1, या बिहार को आप नंबर 2 भी कर सकते हो। प्रिंसली स्टेट्स मकराई नंबर 3, आज के टाइम का छत्तीसगढ़ नंबर 4, और शुरू में नागपुर को कैपिटल उसकी रखा गया था। फिर हुआ क्या, 1 नवंबर 1956 को जब सारी स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन होता है। अच्छा, जब स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, कोई मुझे नंबर बता सकता है? अगर मैं तुमसे पूछूं जिस दिन हमारा देश आजाद होता है, हमारे देश में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन आने के बाद टोटल कितनी स्टेट्स और कितनी यूनियन टेरिटरीज थी हमारे देश में टोटल? जैसे मतलब मान लो आज आजादी के बाद में खड़ा हुआ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट वगैरह सब कुछ आ गया, कितनी स्टेट्स हैं और कितनी यूनियन टेरिटरीज थी शुरू में? एग्जैक्ट नंबर कोई मुझे बता सकता है? 6 थी, 6 यूटीज एंड 4। वेरी गुड 4, शाबाश। ये वाला फैक्ट कहाँ दे रखा है? 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस की पोस्ट इंडिपेंडेंस की एनसीईआरटी के अंदर। अच्छा, अब ये पोस्ट इंडिपेंडेंस की एनसीईआरटी एकदम से क्लास में कैसे इंपॉर्टेंट हो गई हमारे? यूपीएससी 2018 में जो पार्टीज के ऊपर क्वेश्चन आया था, डायरेक्टली सेकंड चैप्टर के अंदर पेज नंबर 37 के अंदर चौथे पैराग्राफ के अंदर लेफ्ट साइड में जाकर एक बॉक्स दे रखा है, उससे वो वाला क्वेश्चन निकला था। ये वाली चीज मुझे कैसे पता? मैं 12th वालों को ना ट्यूशन देता था पॉलिटिकल साइंस की, मैंने उनको बहुत थैंक यू करा था, सबको एक पेस्ट्री खिलाई थी, पता है कि मैं कहा भाई तुम्हारी वजह से ना यार मेरा क्वेश्चन हो गया यार, वो वरना बहुत टाइम से रिवाइज ही नहीं करता मैं कहा लेकिन तुम लोग को लगातार पढ़ाता रहता हूँ पूरे साल, तो मैंने कहा वो अब जैसे बच्चे डांट भी खाते हैं ना 12th के, तो मुझसे मार भी खाते हैं कि ये तुम याद नहीं हो रहा, इतने बार तेरे को पढ़ा चुका हूँ, बेवकूफ़ है क्या, है दिमाग में गोबर भरा हुआ है क्या? तो ऐसे चिल्ला के लोगों को वो फैक्ट बता के उनसे सुन के रिवाइज करके उनका टेस्ट बना के ऐसे एनसीईआरटी से हो जाती है। इसलिए मैं तुमसे पहली क्लास के अंदर कहा था अगर कुछ भी नहीं करो तो ट्यूशंस पढ़ा लो 2-3 घंटे शाम को, उससे बेटर कुछ भी नहीं है। अगर कोई डिस्कस करने के लिए नहीं है, कोई किसी से बात नहीं कर पाते हो, किसी को या किसी को पढ़ा दो इन द सेंस में, तो ये मानते हो जब किसी को पढ़ाओ तो पैसा लेना चाहिए उससे, कुछ ना कुछ पैसा आना चाहिए उससे। रोज कोई क्यों फ्री में अगर किसी को पढ़ाओगे ना तो वो कदर नहीं करता, कम ले लो पैसा, लेकिन ट्यूशन उसके लिए बेस्ट माध्यम होता है। तो 1 नवंबर 1956 को क्या हुआ, रीऑर्गेनाइजेशन की वजह से मध्य प्रदेश रीऑर्गेनाइज हुआ विद भोपाल एज इट्स कैपिटल, भोपाल बनी उसकी कैपिटल, ठीक है। 1 नवंबर 2000 को क्या हुआ, जो साउथ ईस्ट पोर्शन था इस स्टेट का, अगेन अब देखो ये डिबेट कैसे काम आएगी। साउथ ईस्ट पोर्शन याद है, मैंने तुम्हें रास्ते अलग करना बताया था उस दिन, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, साउथ ईस्ट मतलब ये वाला हिस्सा। इसका मतलब अगर मध्य प्रदेश मुझे कुछ ऐसा दिखता है तो इसका ये वाला जो पार्ट होगा ये अलग करा गया यहाँ से, ठीक है। और क्या बना, एक नई स्टेट्स की स्थापना हुई छत्तीसगढ़ की। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, छत्तीसगढ़ स्टेट मध्य प्रदेश से कब अलग हुआ? 1 नवंबर 2000, 1 नवंबर 2001, 1 नवंबर 2002, 1 नवंबर 2003, जो कि इस तरह के फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं एमपी में। लेकिन बहुत ज्यादा यूपीपीएससी वाला फ्लेवर नहीं रहता है, लेकिन जो बहुत रिमार्केबल इंपॉर्टेंट डेट्स है, अब भाई तुम एमपीपीएससी की तैयारी करने आए तो उसका बर्थ भी नहीं जानोगे कि एमपी कब बना, ये वाली डेट तो इंपॉर्टेंट है। और इसमें खेलता कैसे, किसी साल देगा क्वेश्चन 1 नवंबर 2000, 2001, 2002, 2003, किसी साल क्या देगा 1 सितंबर, 1 अक्टूबर, 1 नवंबर, 1 दिसंबर, किसी साल नवंबर 2000 तो ये लिखा रहेगा 1, 2, 3, 4 ऐसे करके। लेकिन ये तो बहुत सिंपल है, पहली तारीख नवंबर 2000। अब जैसे मेरा 30 नवंबर को बर्थडे आता है तो मुझे तो याद रह जाता है स्टोरी मतलब बनाकर कुछ भी करके। ये 1 नवंबर 1956 भी मुझे याद रह जाता है क्योंकि 12th क्लास की जो पॉलिटिकल साइंस की वो एनसीईआरटी से स्टेट ऑर्गेनाइजेशन एक्ट मुझे पता है, उसमें ये रह जाता है ये वाली चीज़, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये किस किस से सराउंडेड है, बाउंडेड किस किस से? उत्तर प्रदेश इसके लोकेटेड है नॉर्थ साइड पर, ईस्ट साइड पर इसकी है छत्तीसगढ़, साउथ पे मध्य प्रदेश महाराष्ट्र सॉरी, वेस्ट में गुजरात और राजस्थान, और टोटल 5 इन स्टेट से सराउंडेड है। इन 5 स्टेट्स के नाम याद रख लेना, पिछले साल भी क्वेश्चन आया था, हर ऑल्टरनेटिव ईयर में रिपीटेड ये वाला क्वेश्चन आते ही आता है। इनमें से कोई भी 2 स्टेट दे देते हैं, 3 स्टेट दे देते हैं, नंबर ऑफ स्टेट दे देते हैं, इनमें से कोई 3-4 छुपी हुई होती है तो ऑप्शन बन जाता है 1, 2 और 3
2, 3 and 4 ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। बस आज के लिए हम इसको यहीं छोड़ते, इतना काफ़ी है, ठीक है। एक इसका अगर यहाँ पर चैप्टर में शायद से मैप हो, यहाँ पर नहीं है, सेम चैप्टर के अंदर है। ये बुक माइग्रो की है, काफ़ी अच्छी है। सारे जो फैक्ट वगैरह है ना हमें जो लर्न करने पड़ते हैं, तो प्रीलिम्स कैप्सूल हर एक चैप्टर के अंदर दे रखा है कि मेंस ओरिएंटेड भी है वाली बुक कॉमन और प्रीलिम्स ओरिएंटेड भी है। ऐसे मैं अलग अलग सोर्सेज से नहीं पढ़ाना चाहता था, काफ़ी अच्छी बुक है। तो इसमें सब कुछ है, प्रीलिम्स ओरिएंटेड, मेंस ओरिएंटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।